computer networks, cloud computing, cybersecurity. Welcome to Corvette Systems North. सब ग्रुप का मतलब क्या है? हर सर्वर, हर सिस्टम, हर यूजर इंडिपेंडेंट उसी सिस्टम पे मौजूद है। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ 2018 से और मैंने तकरीबन मुझे नहीं याद कितने स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया होगा। तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कनाडा, यूएस, अफ्रीका, इवन इंडिया के भी कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ में। इस वक़्त मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स कम्युनिटी पाकिस्तान में उनकी रीजनल लीड भी हूँ। इसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल भी हूँ, जिसको एमवीपी कहा जाता है इन शॉर्ट। दिस इज़ द काइंड ऑफ अवार्ड जो कि आपको दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जब आप टेक्निकल एरियाज़ में अपना वॉलंटियर वर्क परफ़ॉर्म करते हो। वॉलंटियर वर्क की क्या अहमियत है, उस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा मुझे एनरिके लीमा अवार्ड दिया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट एमसीटी कम्युनिटी की हायरार्की में हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड समझा जाता है और ये दुनिया में 8वाँ-9वाँ अवार्ड है जो पाकिस्तान के हिस्से में भी आया है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने तकरीबन तमाम टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में मेरा जो मेन एक्सपीरियंस है वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, एज़र एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट हाइब्रिड एज़र एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा सिक्योरिटी आइडेंटिटी मैनेजमेंट पे भी मैंने काम किया है। तो तकरीबन मैंने आईटी में जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही काम किया, तो मुझे इस चीज़ का भी आइडिया है कि दोनों सेक्टर्स में किस तरह से काम किया जाता है और दोनों सेक्टर्स में क्या फ़र्क। ये तो मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। ये हमें जब हम एमसीटी होते हैं, एमसीटी रीजनल लीड्स होते हैं, तो हमें ये कुछ बैचेस मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये शील्ड थी जो उन्होंने भेजी है, माइक्रोसॉफ्ट में रीजनल लीड की शील्ड। 2022 में मैं एमसीटी कम्युनिटी पाकिस्तान रीजनल लीड बनी थी। एमवीपी बैच होता है हमारा, ये एनरिके लीमा अवार्ड है, ये मेरा एमवीपी अवार्ड है। और अगर आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरा बहुत सिंपल सा प्रोफाइल है गुलनाज मुश्ताक के नाम से। आप मुझे इस पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग, क्योंकि हम एज अ वॉलंटियर भी काम कर रहे होते हैं कम्युनिटी में, तो माइक्रोसॉफ्ट साइट पे क्या हो रहा है, कौन से इवेंट्स आए हैं, कौन सी न्यू सर्टिफिकेशंस आ रही हैं, सर्टिफिकेशंस के बारे में डिटेल कुछ भी आपको जानना है, तो आप मुझे इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी कोर्स टाइमलाइन है। इसमें हमने मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। जब हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो इसमें काफ़ी डिटेल्स भी मौजूद है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रैक है दैट इज़ विंडोज़ सर्वर 2022 एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें हमने एक्सपर्ट ट्रेनिंग लेनी है ना। हमने बहुत ज़्यादा बेसिक पे भी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स पे भी नहीं जाना। हमने वो ट्रेनिंग लेनी है जो कि इस वक्त एक एंटरप्राइज नेटवर्क को बनाने में आपको मदद करेगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे अब दुनिया शिफ्ट हो चुकी है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बगैर आप अपना नेटवर्क नहीं बना सकते, क्योंकि आप जब वर्चुअलाइजेशन नहीं इस्तेमाल करते तो हार्डवेयर बेस्ड जो सेटअप है वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। और अगर जिन लोगों को वर्चुअलाइजेशन पे एक्सपर्टीज नहीं है तो वो डेफिनेटली इंडस्ट्री में सस्टेन नहीं कर पाते। अभी जो लेटेस्ट वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर भी जो है बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी इस ऊपर आता हुआ एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है और इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाइपर वी इन्वायरमेंट जो है वर्चुअलाइजेशन का, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर का जो पूरा एंटरप्राइज सिस्टम है, इसकी लाइसेंसिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। तो हम इसको डिप्लॉय करेंगे मशीन के ऊपर, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये आपको मिलेगा, आपकी जो मशीन जो हम बनाएँगे, जो हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, हम उसमें फ्री इसको इंस्टॉल करेंगे। इसमें हमें कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हाइपर-वी प्लेटफ़ॉर्म है क्या? अंडरस्टैंडिंग वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म, वर्चुअल एनवायरनमेंट, इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। फिर हम जब उसको डिप्लॉय करेंगे, हम उस मशीन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएँगे जिसमें हम कुछ वीएम्स बनाएँगे, वर्चुअल मशीन्स।
उसके बाद हम हाइपर-वी के ऊपर रहते हुए वर्चुअल मशीन्स को एडिशनल स्टोरेज कैसे देंगे? जब स्टोरेज की बात की जाती है तो जो इनिशियल स्टोरेज होती है वो हमेशा आपकी रूट वॉल्यूम होता है, जिसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन अदर दैन रूट वॉल्यूम, जब आपकी वीएम्स को कोई स्टोरेज चाहिए जिस पे उसमें डेटा रखना है या एप्लीकेशन के लिए सेपरेट स्टोरेज चाहिए, तो आप उसको एक्जिस्टिंग वीएम्स के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं? उसे कैसे प्रोवाइड करोगे? ठीक है? ये हम पढ़ेंगे वर्चुअल मशीन स्टोरेज में, स्टोरेज मैनेजमेंट। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने एक वीएम बना ली, उसको रेडी कर लिया, उसपे आपने सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का जो टूल है सर्वर 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, और आपने उसको फुल फ्लेज्ड रेडी कर लिया। अब आपको उस तरह की और न्यू मशीन्स बनानी है, और बजाय ये कि आप न्यू मशीन बनाने में भी इतना टाइम दें, टाइम स्पेंड करें, आप उस एक्जिस्टिंग सर्वर से मल्टीपल क्लोन्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो एक सिस्टम रेडी करने के बाद आपको जब भी न्यू मशीन चाहिए तो आप उससे क्लोन्स बना सकते हैं। जो आपका जब आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट आ जाता है और आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपका प्रोडक्शन पूरा नेटवर्क होता है, उसमें आपके पास एंड यूज़र सिस्टम्स पड़े होते हैं। जो आपका एंड यूज़र है, जब वो सर्वर से कुछ सर्विसेज़ लेना चाहता है, जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एंटरप्राइज़ नेटवर्क। उसके बगैर बगैर आपका एंटरप्राइज़ कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं रहता। तो एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में जब आपके यूज़र्स डिफरेंट मशीन्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट ऑफिसेज़ में बैठे होते हैं, डिफरेंट साइट्स के ऊपर मौजूद होते हैं, तो आप उस जो वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें जो वीएम्स बनाई है अपने वर्चुअल नेटवर्क, उसका जितना भी कम्युनिकेशन है, वो आप फिज़िकल मशीन्स के साथ कैसे करोगे? तो इनकी जो पूरी कम्युनिकेशन है, वो कॉन्फ़िगरिंग वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हम करेंगे। सो बेसिकली ये 3 टाइप की नेटवर्किंग हम पढ़ेंगे। एक वो नेटवर्किंग जिसमें वीएम्स विदिन वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म काम करती हैं, आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। एक वो जिसमें वीएम्स ने डेटा उस वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म से निकाल के फिज़िकल नेटवर्क के ऊपर भेजना होता है, ठीक है? तो ये दोनों तरह की कम्युनिकेशन को हम पढ़ेंगे और दोनों को कैसे यूटिलाइज़ करना है, किन सिनेरियोज़ में आप विदिन वीएम्स, विदिन वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म कम्युनिकेशन करते हैं, किन सिनेरियोज़ में आप उसको फिज़िकल नेटवर्क के ऊपर ले जाते हैं। फिर हम विंडोज़ सर्वर 2022 को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एक यूटिलिटी है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने सर्वर्स को रिमोटली कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि चूँकि हर वक़्त ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने सर्वर रूम में जाके ही फिज़िकली सिस्टम्स को कनेक्ट करना है। सर्वर मशीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सर्वर मशीन्स को हमेशा ऑन रखते हैं क्योंकि उसके ऊपर सर्विसेज़ चल रही होती हैं। जब भी आप उन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं, उस पे आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इनेबल कर देते हैं और थ्रू आईपी आप उसको कनेक्ट करते हैं रिमोटली। जब हम इतनी अंडरस्टैंडिंग गेन कर लेंगे जिसमें हमें वर्चुअलाइज़ेशन, वीएम्स बनाना, वीएम्स के ऊपर सर्वर डिप्लॉयमेंट, ये सारा कुछ कर लेंगे, फिर हम आ जाएँगे इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर कैसे की जाती है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बनाया कैसे जाता है और उसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है? उनकी क्या प्रीरेक्विज़िट्स हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर के लिए ज़रूरी हैं और हम उससे बनाते हैं। हम डीएनएस को देखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम्स। अगर डीएनएस की बात की जाए तो ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारा जो अपना लोकल डीएनएस है, प्राइवेट डीएनएस की बात हो रही है। जो प्राइवेट डीएनएस है, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट चूँकि एक ह्यूज एनवायरनमेंट है, उसमें आपके मशीन्स, सर्वर्स, डोमेन कंट्रोलर्स इटसेल्फ, ये सारे सर्वर मिलके काम करते हैं। तो उस नेटवर्क को हैंडल करने के लिए हमें एक डीएनएस चाहिए होता है, जो कि एक फैमिली नेम आपको देता है कि इस फैमिली का, इस पूरी फैमिली का ये नेम है और इस नेम के ऊपर जो है वो आप सारी मशीन्स को इसको जॉइन कर दें उस नेम के अंदर, उस फैमिली के अंदर इसको जॉइन कर दें। जब हम उसमें उसको जॉइन कर देते हैं,
फिर हमारी मैनेजमेंट आसान हो जाती है। क्योंकि डोमेन कंट्रोलर एनवायरनमेंट में आप मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स डिप्लॉय करते हैं। क्यों? हाई अवेलेबिलिटी के लिए। वो हम आगे देखेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है, किन सिनेरियोज़ में हम मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है? बेसिकली जब आपका एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट आ जाता है, फिर हर चीज़ आईपी के ऊपर चलती है। क्योंकि आपका एक सेंट्रल प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है, जिसमें आपने यूज़र क्रिएट करने हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, हर चीज़ जो है वो आईपी से कनेक्टेड है। ठीक है? तो फिर अगर एक सर्वर, एक डोमेन कंट्रोलर अगर डाउन हो भी गया, सो व्हाट? उसकी जगह दूसरा डोमेन कंट्रोलर एक्टिव होगा, क्योंकि हमने उसको डिप्लॉय किया होगा, तो वो एज़ अ एडिशनल काम करे। तो क्या ऐसे होगा कि हमें यूज़र को हर दफ़ा बताना पड़ेगा कि फलाना डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया, अब ये XYZ अप हो गया और ये उसका आईपी है, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है? क्योंकि आपके जो यूज़र्स हैं वो कभी भी आईपी पे नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। इवन जो आप खुद एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, आप भी आईपी बहुत ज़्यादा याद नहीं रखते। तो फिर डीएनएस जो है वो ए रिकॉर्ड के तौर पे तमाम सर्वर्स की, डोमेन कंट्रोलर्स की आईपी को अपने पास सेव कर देगा और एक फैमिली नेम के अगेंस्ट तमाम को मैनेज करते रहेगा। तो डीएनएस की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में। और ये ऐसे जो डीएनएसेस हैं वो हमारे फ्री बनते हैं और हमें इसके लिए कोई भी जाके किसी सर्विस प्रोवाइडर से इसको खरीदना नहीं पड़ता। हम अपना डीएनएस खुद बनाते हैं, खुद डिप्लॉय करते हैं, खुद मैनेज करते हैं। ओके, अब एक्टिव डायरेक्टरी जब बनाई है, तो फिर यूज़र भी बनाने पड़ेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर एनवायरनमेंट में यूज़र आपके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर सर्वर पर बनते हैं। यूजुअली क्या होता है जो नॉर्मल सिनेरियोज़ हैं, अदर देन एक्टिव डायरेक्टरी। अदर देन एक्टिव डायरेक्टरी एक वर्क ग्रुप की एक डेफिनेशन इस्तेमाल होती है। यूजुअली लोग कहते हैं कि वर्क ग्रुप कोई चीज़ होती है। जब आपके सिस्टम नेटवर्क पे कोई एक्टिव डायरेक्टरी नहीं होता, सारा नेटवर्क वर्क ग्रुप के ऊपर चल रहा होता है, जो कि मैनेजेबल नहीं है। वर्क ग्रुप का मतलब क्या है? हर सर्वर, हर सिस्टम, हर यूज़र इंडिपेंडेंट उसी सिस्टम पे मौजूद है। यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एंटरप्राइज़ एनवायरनमेंट में 10,000 यूज़र्स हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्या ऐसा हो कि उन 10,000 यूज़र्स को हर एक सिस्टम पे एक अकाउंट बना के दे दिया जाए? ठीक है, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि हो सकता है आपके यूज़र कभी एक सिस्टम पे ना रहें, वो चेंज होते रहें। अगर हम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्पल लें, तो यूनिवर्सिटी इज़ द बिग एग्ज़ाम्पल। बैंकिंग सेक्टर उसकी एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे यूज़र जो है स्विच करता है एक सिस्टम से दूसरे में, और उसको सिस्टम पे अवेलेबिलिटी चाहिए अपने अकाउंट की। सिर्फ यूज़र का प्रॉब्लम नहीं है, आपके डेटा का भी मसला है कि यूज़र डेटा जो है, जब वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाए या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाए, ठीक है? तो डेटा भी उसको मिलना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों के लिए फिर हमें एक सेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है। वो सेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर है, जिस पे हम पहला काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूज़र्स क्रिएट करना। सबसे पहले आप आइडेंटिटीज़ बनाएँगे, यूज़र्स, ठीक है? यूजुअली मैं जब स्टूडेंट्स से सवाल करती हूँ कि व्हाट इज़ जो आइडेंटिटी क्या चीज़ है? तो आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी भी यूज़र का यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है? और ये अकाउंट्स कहलाते हैं। जब आपके पास अकाउंट होगा, तो आप उसको लॉगिन कर सकेंगे। कहाँ से लॉगिन करना है, ये हम देखते हैं अभी आगे चलके। तो यूज़र्स को क्रिएट करना है, उनके अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, लेकिन कहाँ पे? एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, उस सर्वर पे क्रिएट करने हैं, ना कि लोकल सिस्टम्स के ऊपर। जब आप उन अकाउंट्स को किसी लोकल सिस्टम से लॉगिन करवाएँगे, तो सबसे पहले आपने उस लोकल सिस्टम को डोमेन से जॉइन कराना है। जब आप डोमेन से उसको जॉइन कराएँगे सिस्टम को, इट मीन्स कि डोमेन और उसके दरमियान में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है और अब वो सिस्टम डोमेन एनवायरनमेंट में आ चुका है। अब आप उससे फिर यूज़र्स को लॉगिन करा सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आप ये कहें कि एक सिस्टम टोटली वर्क ग्रुप के ऊपर मौजूद है और हम उससे डोमेन यूज़र को साइन इन कराएँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल।
डोमेन इन्वायरमेंट एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। जो भी काम करना है आपने पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, तभी कहीं जाके वो उसको एंटरटेन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे ग्रुप्स क्या चीज होती है। बेसिकली ग्रुप्स का मतलब है सिक्योरिटी ग्रुप्स। आपको पता है कि किसी भी सिस्टम पे कि आप अगर लोकल सिस्टम पे बात करें या आप डोमेन एनवायरनमेंट की बात करें, जब यूजर किस सिस्टम पे काम करता है, उस पे लॉगिन करेंगे, तो वो क्या उस सिस्टम पे किस हद तक एक्सेस उसको हम दे दें। सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप जो कर सकता है वो नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। ठीक है, जो नॉर्मल यूजर होते हैं वो लिमिटेड यूजर्स होते हैं। ठीक है, हम यूजर्स को ग्रुप्स असाइन करेंगे डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर रोल्स, बेस्ड ऑन देयर टास्क कि उनको सिस्टम पे करना क्या है। ऐसा तो नहीं कि हमने गलती से किसी कॉमन यूजर को जिसने सिस्टम पे बैठ के कुछ जनरल टास्क परफॉर्म करना था, हमने गलती से उसको कोई ऐसा ग्रुप असाइन कर दिया जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स में आता है। तो फिर क्या होगा, वो यूजर उस पे वो काम करना शुरू कर देगा जो एक एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो हमने यहाँ से एक फ्लॉ जनरेट कर दिया। ठीक है, तो हम बड़ा सोच समझ के स्टेप्स लेंगे कि कौन से नंबर ऑफ यूजर्स को हम ये XYZ रोल दे दें, ये XYZ परमिशंस दे दें। ये सारी परमिशंस जो है वो उनके ग्रुप्स डिफाइन करेंगे। सो ग्रुप्स आर ऑल अबाउट परमिशंस। ग्रुप्स का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने लोगों को जस्ट कुछ ग्रुप्स में ऐड कर दें। ग्रुप्स में परमिशन क्या असाइन करनी है ये हमने डिसाइड करना। उसके बाद ओयूज भी बहुत ज़रूरी है। ओयूज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम कंटेनर्स कह सकते हैं। और ओयूज कहाँ पे काम करेंगे, जब आप नंबर ऑफ यूजर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर ऐड करेंगे। अब आप उन पे डिफरेंट नेटवर्क पॉलिसीज लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये नंबर ऑफ यूजर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स यूजर्स हैं, और इन सेल्स यूजर पे हम ये पॉलिसी लगाते हैं कि जब भी वो नेटवर्क पे किसी सिस्टम पे भी लॉग इन करें तो उनसे हम सिस्टम की ड्राइव्स हाइड कर दें। एग्जाम्पल, ठीक है, हम मल्टीपल पॉलिसीज लगाते हैं, पॉलिसीज पढ़ेंगे भी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फाइनेंस यूजर्स हैं, और फाइनेंस यूजर्स जो है वो हमें पता चला है कुछ यूजर्स कंट्रोल पैनल में जाके कुछ चेंजेस, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ओपन करते हैं कंट्रोल पैनल ऑब्जेक्ट्स जो कि अलाउड नहीं है, या वो सिस्टम में चेंजेस करना चाहते हैं, हम उनसे कंट्रोल पैनल एक्सेस ले लें। ठीक है, तो इस तरह की जैसे यूएसपी हाइड कर दें, कमांड प्रॉम्प्ट हाइड कर दें, पावर शेल ओपन कर सकें, एक्सेट्रा। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, इससे ये कि आपने यूजर को कंट्रोल करना है। यूजर को आपने कभी भी सारी चीजों पे एक्सेस नहीं करना। ठीक है, जैसे अगर आप चाहते हैं कुछ नंबर ऑफ यूजर से हम इंटरनेट एक्सेस लेंगे, ठीक है, बाकी जिनसे हमने जिनको अलाउ करनी है उनको अलाउ रखें, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे इंटरनेट ले लेंगे। सबसे पहले आप OUs बनाएंगे विच इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या करते हैं, इस पे हम पॉलिसी लगा सकते हैं। दो काम करते हैं, एक आपके यूजर्स की बेटर मैनेजमेंट करते हैं। तो आपके यूजर्स थाउजेंड्स में होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट में, तो यूजर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप कहते हैं मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बेशुमार स्टूडेंट भी हैं, फैकल्टी मेंबर भी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फलाने सब्जेक्ट का या फलाने डिग्री प्रोग्राम का फलाने सेमेस्टर के स्टूडेंट है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में यूजर्स स्कैटर्ड हो सकते हैं, लेकिन जब आप ओयूज बना लेते हो तो फिर आप उन ओयूज में उनको ट्रांसफर करके उनकी बेटर मैनेजमेंट करते हो। तो ये ना सिर्फ आपको अच्छी मैनेजमेंट देते हैं, बल्कि आपके लिए आगे चल के आप इस पे पॉलिसीज लगा सकते हैं। तो ये कंटेनर्स होते हैं, बेसिकली आप यूजर्स को यहाँ मूव कर देते हैं। एक डिफॉल्ट कंटेनर होता है जो कि यूजर्स के नाम से होता है, लेकिन डिफॉल्ट कंटेनर में हमने यूजर को कंटेन नहीं करना, हमने इसको ओयूज में रखना होता है। ओके,
अब इसमें जो हम यहाँ पे ओयूज़ पे बात कर रहे थे कि ओयूज़ पे जाके पॉलिसीज़ लगाई जा सकती हैं। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। इन पॉलिसीज़ को ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। बेसिकली जितनी भी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं और ये हमारी ओयू के ऊपर जाके लगती हैं। अच्छा, अब प्रोफाइल मैनेजमेंट एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ प्रोफाइल? अगर किसी भी पर्सन से क्वेश्चन किया जाए, व्हाट इज़ प्रोफाइल? तो लोग फौरन से कहना शुरू कर देते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोफाइल में नहीं आता। प्रोफाइल अलग चीज़ है, यूज़र नेम पासवर्ड आइडेंटिटी में आता है, अकाउंट्स में आता है, क्योंकि आपके अकाउंट कौन से। प्रोफाइल क्या चीज़ है? फर्स्ट टाइम जब आप यूज़र को एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर बना लेते हैं और उस यूज़र को अभी तक आपने कहीं से लॉगिन नहीं कराया या उसको आपने क्रेडेंशियल्स नहीं प्रोवाइड किए या उसको कोई सिस्टम नहीं दिया जो डोमेन जॉइन था ताकि वो उससे साइन इन हो सके, तब तक यूज़र का जो प्रोफाइल है वो कहीं पे भी नहीं बना, ठीक है? और प्रोफाइल में होता क्या है? प्रोफाइल में आपका डेस्कटॉप, माय डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स वगैरह-वगैरह, ठीक है? जो भी कैश फाइल्स जो भी होती हैं, वो सारी प्रोफाइल का पार्ट होती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई यूज़र किसी भी सिस्टम से लॉगिन करता है, तो सबसे पहले उसको डेस्कटॉप नज़र आता है, माय डॉक्यूमेंट्स नज़र आते हैं या ज़रूरी फ़ोल्डर वो जो आपको लेफ्ट साइड पे पूरी लिस्ट नज़र आती है, जिसमें आपके हर यूज़र की कैशेड फाइल्स बनती हैं, उसने क्या-क्या एप्लीकेशन ओपन की थी और नेक्स्ट टाइम जब भी वो लॉगिन करेगा फलाने एक्सवाईज़ेड सिस्टम से तो वो क्विकली लॉगिन हो जाए, ठीक है? अब इसमें अगर तो आप कहें कि मैं प्रोफाइल मैनेजमेंट ना करूँ एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में, तो चूँकि एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में आपका रिसोर्स पूरे नेटवर्क पे है, हार्डवेयर रिसोर्स, कंप्यूटर सिस्टम जो भी, जहाँ से आपकी ह्यूमन रिसोर्स ने लॉगिन करनी है। ह्यूमन रिसोर्स की जो प्रोफाइल है, जो अकाउंट हमने उसको बना के दिया, जैसे ही वो किसी सिस्टम से लॉगिन करता है, सबसे पहले उसकी प्रोफाइल बन जाती है। तो जैसे ही जनरेट होती है प्रोफाइल, उसके बाद वो सिस्टम में काम कर सकता है। अब क्या होगा कि जब वो दूसरे सिस्टम पे जाएगा और हमने अगर उसकी प्रोफाइल को डिफ़ॉल्ट सिनेरियो में छोड़ा है, तो वो दूसरे सिस्टम पे दोबारा बनना शुरू हो जाएगी और जो पिछले सिस्टम पे उसने डेटा डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ें सेव की होंगी, उसको अगले सिस्टम में वो नज़र नहीं आएँगी। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रोफाइल्स का लोकल होता है, हम इसको चेंज करेंगे, हम इसे लोकल में कन्वर्ट करके इसको रोमिंग में लेके आएँगे। रोमिंग प्रोफाइल के लिए हमें एक रिमोट लोकेशन चाहिए होगी, जिस रिमोट लोकेशन पे जब भी यूज़र आएगा, अपना डेटा वहीं से फेच करेगा और वहीं पे सेव करेगा, वहीं से उसने काम करना है। तो हमें एक रिमोट लोकेशन चाहिए, ठीक है? तो यूजुअली हम प्रोफाइल्स को विदिन सिस्टम नहीं रखते, क्योंकि सिस्टम में रखने से 2 तरह के नुकसान होंगे। तो प्रोफाइल वैसे भी रूट ड्राइव पे बनती है, सी ड्राइव के ऊपर बनने की वजह से उस हर सिस्टम की सी ड्राइव बहुत जल्दी भरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यूज़र ने डेटा रखना है और सब कुछ। लेकिन जब आप इसको किसी रिमोट लोकेशन पे रखेंगे, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो वहीं से जाके एक्सेस करेंगे। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो इसमें हम सारी प्रोफाइल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। जब आप प्रोफाइल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें फिर आपको नेटवर्क की परमिशन, प्रोफाइल शेयरिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसको हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। हम कैसे नेटवर्क पे यूज़र्स को प्रोफाइल डेटा तक एक्सेस देंगे। यूज़र का काम नहीं होगा, क्योंकि यूज़र कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के टास्क नहीं कर सकता। यूज़र एक एंड यूज़र होता है। हमने एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर कुछ ऐसे ऑटोमेटिक सिनेरियोज़ रखने हैं, जिसमें यूज़र को पता ही ना चले और जब भी वो किसी सिस्टम से लॉगिन करे, उसको उस सिस्टम के ऊपर अपनी प्रोफाइल मिले। जब भी जिस भी सिस्टम से जो डोमेन जॉइन सिस्टम है, उसको प्रोफाइल मिल जाए। तो ये हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखेंगे कैसे करना है। जब आप प्रोफाइल की बात करते हैं, फिर डेटा की भी बात की जाती है। यूज़र को सिर्फ प्रोफाइल ही नहीं चाहिए, डेटा भी चाहिए। तो कभी भी किसी लोकल सिस्टम पे तो डेटा नहीं रखेंगे। क्यों? वही बात आ जाएगी कि लोकल सिस्टम्स की ड्राइव्स फुल होना शुरू हो जाएँगी। दूसरा, जो ड्राइव है, कोशिश ये की जाती है कि वो ओएस के लिए और एंड यूज़र ओएस के लिए रखी जाए। ओएस की अपने फाइल्स, उसकी एप्लीकेशन सेटिंग्स के लिए रखी जाती है। तो डेटा हमेशा
अलग डिस्क के ऊपर रखा जाता है। अब यूज़र ने प्रोफ़ाइल का तो हमने मसला हल कर दिया कि वो एक सिस्टम से दूसरे में जब ट्रैवल करे तो प्रोफ़ाइल मिल जाए, लेकिन डेटा का क्या होगा? क्योंकि डेटा तो अगर हमने उसको परमिशन दी, हमने ड्राइव्स हाइड नहीं की, जो ज़रूरी ड्राइव्स होती हैं जिसमें ओएस ड्राइव, तो वो क्या करेगा कि अपना डेटा ओएस पर ड्राइव पे रखेगा, व्हिच इज़ कॉल्ड सी ड्राइव एंड व्हिच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ऐसा सर्वर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम फ़ाइल सर्वर कहेंगे, ठीक है? इस फ़ाइल सर्वर के साथ हम यूज़र्स के लिए सेव करने के लिए हम डेटा ड्राइव्स अटैच करेंगे, ताकि जब भी कभी डेटा की बारी आएगी, यूज़र्स उस ड्राइव के ऊपर डेटा ऐड ऐड अपना इंसर्ट करेंगे, जो फ़ाइल सर्वर के साथ अटैच्ड है। और ये फ़ाइल सर्वर के साथ अटैच करने से इसका फ़ायदा क्या होगा कि फिर फ़ाइल सर्वर में हम ऐसा रोल इंस्टॉल करेंगे जिसको हम फ़ाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर कहते हैं, एफएसआर। ये रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आप यूज़र्स का डेटा मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है? नॉर्मल कंडीशन में यूज़र क्या करेगा, आप जो भी उसको ड्राइव मैप करा के देंगे फ़ाइल सर्वर से, उसको फुल परमिशन है कि वो हर तरह का डेटा सेव करे, जितना मर्ज़ी कैपेसिटी कंज़्यूम करे। तो फ़ाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट 2 तरह के काम करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें इसमें कहा इम्प्लीमेंटिंग कोटा एंड अप्लाइंग फिल्टर्स ऑन डायरेक्टरीज़, होम डायरेक्टरीज़, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? हम कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे यूज़र ये XYZ टाइप की फ़ाइल सेव ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी फ़ाइल जो कि एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल हो सकती है, जो कि वायरस हो सकती है। ऐसी फ़ाइल्स जो वीडियो फ़ाइल्स हो सकती हैं, क्योंकि वीडियो फ़ाइल्स बहुत ज़्यादा कैपेसिटी लेती हैं। और कई तरह की जैसे ईमेल फ़ाइल्स, आपको पता है ईमेल फ़ाइल्स में कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि हमारे सिस्टम को क्रैश कर सकती है। रैनसमवेयर टाइप या कुछ भी। कोई भी ज़िप फ़ाइल, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग ज़िप फ़ाइल में कोई ऐसी चीज़ें रख देती हैं जो कि देखने में तो ज़िप फ़ाइल होती है लेकिन इंटरनली कोई और चीज़ हो सकता है। ऐसी फ़ाइल्स हमारे सिस्टम्स के लिए एंड यूज़र्स जो जब इस तरह के काम करते हैं, तो हमारे सिस्टम्स पूरे नेटवर्क के लिए नुकसानदेह होती हैं। फ़ाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर 2 काम करेगा। एक तो बेस्ड ऑन यूज़र्स रिक्वायरमेंट उसको कैपेसिटी देगा कि वो अपने डेटा ड्राइव में इतने से ज़्यादा डेटा ना सेव कर सके। दूसरा, हम उसपे फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, जो भी उसको होम डायरेक्टरी, शेयर फ़ोल्डर या ड्राइव दी जाए, उसमें वो एक हद तक ही अ, फ़ाइल्स को सेव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल डेली की वर्ड, एक्सेल फ़ाइल्स या हो सकता है कोई और इम्पोर्टेंट फ़ाइल जिस पे उसने काम करना है, तो हम उसको उसकी परमिशन देंगे, बाकी उससे हम हाइड परमिशन ले लेंगे। इससे हमारा एंड यूज़र पे कंट्रोल अच्छा हो जाता है। हमेशा याद रखिए कि हमने कुछ ऐसे लूप होल्स छोड़े होते हैं जिसकी वजह से सिस्टम हमारे जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो एंड यूज़र की तरफ से जो भी चीज़ें होती हैं वो मैक्सिमम ब्लॉक की जाती हैं, ताकि कोई अननेसेसरी चीज़ जो है वो उसमें सिस्टम्स में ना आए और हमें बाद में हमारे नेटवर्क को कोई ऐसा थ्रेट ना पहुँचे। इसमें एक टॉपिक बहुत ज़रूरी है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर की बात करते हैं, फिर आप ये चीज़ याद रखिए कि आपने अपने नेटवर्क पे कम से कम एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लाज़मी डिप्लॉय करना है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कई होते हैं, एक नहीं होता। रिकमेंडेड एक है। रीज़न, अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी डाउन हो जाता है, उसकी जगह हमेशा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ही काम करेगा, क्योंकि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स आर रेप्लिका सर्वर्स। और जब आप इतने बड़े एंटरप्राइज़ की बात करते हैं जिसमें आपकी डीएनएस में हर सिस्टम, सर्वर, मल्टीपल सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन है, तो कोई एक ऐसा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो जो मेन कंट्रोलर के क्रैश होने के बाद, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के बाद एक्टिव होके काम कर सके। और ये चीज़ हमें डिज़ास्टर रिकवरी में भी हेल्प करेगी। मैंने तकरीबन 2022 जुलाई में मुझे पर्सन की तरफ से क्वेरी मिली कि हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है डाउन हो चुका है। तो मैंने उससे कहा कि आपके पास एडिशनल नहीं है? तो उसने कहा है कि नहीं। और व्हाट अबाउट बैकअप? तो उसने कहा है कि बैकअप रिस्टोरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। रीज़न ये होती है कि बैकअप रिस्टोरेशन में
कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें समटाइम्स हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें। उसमें हमारे अपने फ्लॉज़ होते हैं जो हमने शायद नहीं टाइम पे किए होते। उसका फिर काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। तो ये अच्छी प्रैक्टिसेज़ नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को हमेशा हमने माइंड में रखना है। ये कौन-सी बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, वो हमने साथ-साथ हम जब पढ़ेंगे कोर्स, जब आप लोग भी क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन हुआ करेगी तो हमारे सामने आती रहेंगी। डीएचसीपी सर्वर भी बहुत ज़रूरी होता है। एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में भी ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का डीएचसीपी सर्वर जो है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि मल्टीपल डीएनएसेस ऐड किए जा सकते हैं और विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज़ के केस में भी हमें ये सर्वर हेल्प करेगा। फिर इसमें एक और चीज़ है अंडरस्टैंडिंग पिस्मो रोल्स, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशनल रोल्स। ये आपके सारे जो है रोल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं डोमेन कंट्रोलर एनवायरनमेंट में। और ये 5 रोल होते हैं। जब हम चाहते हैं तो ये किसी दूसरे सर्वर को भी दे सकते हैं। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर डिज़ास्टर रिकवरी पढ़ेंगे, तो ये फिज़मा रोल्स ही आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? तो ये हम डिज़ास्टर रिकवरी में हम फिज़मा रोल्स से ही हेल्प करेंगे बेसिकली। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज़ पढ़ेंगे, ऐसा सर्वर जो नेटवर्क पे मल्टीपल सिस्टम्स की जो है एक ही गो में इंस्टॉलेशन करता है, जिसको हम बल्क इंस्टॉलेशन कहते हैं। और स्टैंडर्ड भी ये है कि आप जब नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा बड़ा रिसोर्स डिप्लॉय करो, तो आप वन बाय वन तो नहीं करते, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक सर्वर एक-एक सिस्टम पे जाएँ और एक-एक सिस्टम को तैयार करें, पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा स्टैंडर्ड्स को नज़र में रखते हैं, जिसमें आपका सिंगल लाइसेंस सिस्टम और मल्टीपल सिस्टम वर्ज़न ऑफ विंडोज़, क्लाइंट विंडोज़, सर्वर विंडोज़ जो भी आपने डिप्लॉय करने हैं, तो आपको विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज़ से हेल्प लेनी पड़ेगी। ये कॉन्फ़िगर करेंगे, इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, कोर सर्वर को भी पढ़ेंगे। कोर सर्वर इज़ बेसिकली कमांड बेस्ड सर्वर जस्ट लाइक लिनक्स। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को कमांड बेस्ड सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप ग्राफ़िकल पार्ट कट डाउन करना चाहते हैं, ये जो है वो एफिशिएंट सर्वर हो सकता है, लेकिन ग्राफ़िकल नहीं होगा, प्योरली कमांड बेस्ड होगा। पावरशेल के थ्रू आप सारे काम करेंगे। पावरशेल ऐसी यूटिलिटी है जो कि केस सेंसिटिव नहीं है, इंतहाई ईज़ी है, इसकी कमांड्स बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं। बहुत सारी कमांड्स को आप थोड़ा-सा लिख के, उसके चंद वर्ड लिख के आप टाइप करें तो वो खुद ही एग्ज़ीक्यूट उसपे पूरा राइट डाउन कर देते हैं। पावरशेल की सबसे अच्छी बात ये है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, आपको ये समझेगा और ये एग्ज़ीक्यूट करेगा। फिर हम इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हम जब स्टडी करेंगे तो हम उसको डिटेल से करेंगे। विंडोज़ सर्वर बैकअप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। विंडोज़ सर्वर बैकअप्स पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट एज़र का नाम सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज़र जो है वो क्लाउड है और माइक्रोसॉफ्ट का एज़र क्लाउड जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। और हमारे पास जो मेन उसकी रीज़न है वो यही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाइब्रिड एनवायरनमेंट जो है वो बनाने में लोगों की बड़ी हेल्प की है, जिसमें उनका पहले से पूरा एंटरप्राइज़ नेटवर्क बना हुआ था एक्टिव डायरेक्टरी। जैसे ही एज़र आया तो बहुत सारा हम वर्कलोड एज़र पे भी रख लेते हैं, जिसमें बैकअप्स को भी लेटर ऑन रखा जा सकता है। यहाँ पे बैकअप के कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी से मिलते-जुलते हैं, लेकिन यही बैकअप जब आप यहाँ पे अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करेंगे कि आपने अपने ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क पे बैकअप कैसे लिए थे, तो एज़र में फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, लेटर ऑन अगर आपने क्लाउड पढ़ा, जो कि इस उसके लिए एज़र के लिए ये वाला कोर्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें क्लियर होती हैं, फिर हम एज़र पे जा सकते हैं। बैकअप को मैनेज कैसे किया जाए, उसको रिस्टोर कैसे किया जाए, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज़ क्या चीज़ होती है, कैसे रेप्लिकेशन भेजते हैं एक साइट से दूसरी साइट पे, और डिज़ास्टर रिकवरी जो मैंने पहले बात की। इन केस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी मेन डोमेन कंट्रोलर फेलियर, आप इसका डिज़ास्टर की रिकवरी कैसे करते हैं? डिज़ास्टर का मतलब है कि आपकी एक चीज़ जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। इसमें नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, उसमें फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, फायर आ जाती है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर वो हो जाए तो अपना मेन डोमेन कंट्रोलर है, कैसे उसको बहाल कर सकते हैं? जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होते हैं बेसिकली वही आपको हेल्प करेंगे। अगर
आपने एक भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नहीं डिप्लॉय किया था, तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कम से कम एक ज़रूर, बल्कि बेस्ट भी नहीं, रिकमेंडेड है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक से ज़्यादा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करें और हर साइट ऑफिस पे भी आप एक-एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करें। वीपीएन के बारे में पढ़ेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि आपके जो लोग फील्ड में काम करते हैं या घर से काम करते हैं, उनको अपनी कनेक्टिविटी अपने ऑन प्रेमिसेस कैसे देनी है। तो हम जो वीपीएन पढ़ेंगे वो मैक्स विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट का वीपीएन पढ़ेंगे, कि आपने अपने एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में अपने लोगों को कैसे एक्सेस देना है। उसके अलावा जो हमारा कुछ ये जो टॉपिक है, जो लास्ट आपको नज़र आ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें थोड़ा-सा इसकी नॉलेज हो, जो इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज सर्वर है, उसको कैसे डिप्लॉय करना है और उसके ऊपर वेबसाइट्स कैसे होस्ट की जाती हैं, एफटीपी कैसे बनाई जाती है वगैरह। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। ये तो हमने एक जनरल टाइमलाइन डिस्कस की है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हर एक टाइमलाइन के अंदर काफ़ी डेप्थ पाई जाती है।